Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1 और 2 ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज के इस सेशन में हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लोकेशन देखेंगे फरक्का बैरिज की, कहाँ पे लाई करता है। फिर देखेंगे आईएनएस अरिघट किस वजह से न्यूज़ में आया। नेशनल चेस चैंपियनशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम देखेंगे कब हमने मनाया और इसके लिए थीम क्या रखी गई थी इस साल। सिमिलरली देखेंगे कौन सा स्टेट है जिसने मिनिमम मैरिज एज को बढ़ा दिया है। फिर इसी तरह से SIG 716 राइफल के बारे में बात करेंगे और कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस वीडियो में या इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फरक्का बैरेज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। हाल ही में समाचारों में रहा फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है। द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन गंगा रिवर। ठीक है, तो बांग्लादेश जो कंट्री है यहाँ पे सीवियर फ्लड्स स्टार्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग मॉनसून रेन एंड ओवरफ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो इस कंट्री ने हाल ही में ब्लेम किया है कि ये जो फ्लड्स आ रहे हैं ये हैं बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ फरक्का बैरेज गेट्स इन वेस्ट बंगाल इंडिया। जबकि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इन्होंने टोटली इस बात को डिनाई किया है कि यहाँ पे जो फ्लड्स हैं उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है हमारे फरक्का बैरेज के साथ। और ये जो फरक्का बैरेज है ये एक्चुअली में बांग्लादेश बॉर्डर से 18 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये स्टार्ट कर चुका था ऑपरेशन 1975 में। ठीक है, यानी कि इसको 1975 से ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया गया था और इसका पर्पस है कि जो फरक्का कैनल का वाटर है उसको डाइवर्ट करना टू फ्लश सेल्ड फ्रॉम द भागीरथी हुगली रिवर, जिससे कि कोलकाता पोर्ट को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो गंगा वाटर ट्रीटी जो है 1996 की और इसके अलावा जो कुछ और प्रीवियस एग्रीमेंट हुए हैं उनका पर्पस क्या है, शेयर्ड वाटर्स को मैनेज करना बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो फरक्का बैरेज किस रिवर पे सिचुएटेड है, यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन गंगा रिवर। ठीक है, कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स देखें अगर हम रिगार्डिंग फरक्का बैरेज, तो इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था। इसका कंस्ट्रक्शन 1961 में स्टार्ट हो गया था और उस टाइम पे कौन थी हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, यानी कि किसने इनॉग्रेट किया था, दिस इज दादन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ओके, गंगा वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी दो कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं गंगा वाटर ट्रीटी में। सो दीज कंट्रीज आर इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये जो ट्रीटी है ये किस साल में साइन हुई थी, तो ये साइन हुई थी 1996 में। ठीक है, और उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे HD देवे गौड़ा। ठीक है, फिर मॉनसून रेन्स के रिगार्डिंग क्या पूछा जा सकता है कि कौन सी मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना है जो प्राइमरीली कंट्रोल करती है मॉनसून रेन को इन साउथ एशिया। सो दिस इज ITCZ मींस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ओके, और कौन सी कंट्री है जो रिसीव करती है हाईएस्ट एवरेज मॉनसून रेनफॉल, दिस इज द कंट्री इंडिया। जो प्राइमरी ओशन करंट है उसका नाम क्या है जिससे कि जो मॉनसून रेन है वो इन्फ्लुएंस होता है, दिस इज द इंडियन ओशन डाइपोल। ओके, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। Moving to question number 2. Recently, India's second nuclear-powered ballistic missile submarine INS Arighat was commissioned at which place? हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS Arighat किस स्थान पर कमीशन की गई है। The correct answer here is C option विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। INS Arighat इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और हाल ही में इसको कमीशन कर दिया गया है इनटू द नेवी, कहाँ पे, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन है INS अरिहंत की, ये बात याद रखिएगा। और इससे इंडिया की जो नेवल कैपेबिलिटीज हैं वो इनहैंस होंगी, साथ ही जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो बढ़ेगा। और ये आर्म्ड है विथ द K-15 बैलिस्टिक मिसाइल्स। इट इज आर्म्ड विथ K-15 बैलिस्टिक मिसाइल्स और INS अरिघट के टारगेट रेंज क्या है, ये हिट कर सकता है अप टू 750 किलोमीटर्स तक का टारगेट। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में और ये जो सबमरीन है इसका कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग कंडक्ट हुई है एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन द विशाखापट्टनम सिटी। ओके, सो INS अरिघट ऑब्वियसली इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसको मजबूत करेगा और इससे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इनहैंस होगी। इसी के साथ इसने ज्वाइन कर लिया है INS अरिहंत को, जिसको कि कमीशन किया गया था 2016 में और ये पार्ट है 4 सबमरीन प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, तो ये इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है INS अरिघट। इसको हाल ही में कमीशन किया गया है इनटू द नेवी एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। INS अरिघट के बारे में और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले
आपसे इसका रोल पूछा जा सकता है कि इसका रोल क्या है, तो न्यूक्लियर डेटरेंस इसका बेसिक रोल है। फिर इसके अलावा किस तरह का मिसाइल सिस्टम इक्विप्ड है ऑन द आईएनएस आर्यभट्ट, सो दिस इज द K-15 बैलिस्टिक मिसाइल। और आईएनएस आर्यभट्ट को कहाँ पे कंस्ट्रक्ट और टेस्ट किया गया, आंसर है शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। ठीक है, आईएनएस अरिहंत की बात करें जो कि इसकी फर्स्ट मिसाइल थे इस क्लास की, तो उसको कब कमीशन किया गया था, 2016 में। ठीक है, और आईएनएस अरिहंत की यहाँ पे रेंज क्या थी, अप टू 750 किलोमीटर्स। कितनी सबमरीन्स यहाँ पे डिजाइन की जाएंगी इन दिस प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड्स आईएनएस अरिहंत, तो इसमें टोटल 4 तरीके की सबमरीन्स को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रायड से आप क्या समझते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियर ट्रायड बेसिकली डेडिकेट करता है कि आप इसको 3 जगहों से लॉन्च कर सकते हैं, लैंड, सी एंड एयर। ठीक है, फिर कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार डेवलप किया था न्यूक्लियर ट्रायड, दिस इज द यूएस। इंडिया की जो लैंड बेस्ड मिसाइल कॉम्पोनेंट है उसको क्या कहते हैं ऑफ इट्स न्यूक्लियर ट्रायड, तो आंसर है अग्नि सीरीज। अग्नि सीरीज बहुत सारी लॉन्च हुई, यानी कि अग्नि 2, अग्नि 3, इस तरह करके काफी सारी अग्नि मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं। ओके, K-15 बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो इनकी मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, 750 किलोमीटर्स। कौन से साल में इंडिया ने टेस्ट फायर किया था K-15 बैलिस्टिक मिसाइल को, सो दिस इज द ईयर 2008। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन तरह की मिसाइल्स को डेवलप किया, दिस इज द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, where was the second Indo-Russian Commission meeting on emergency management held? हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर दूसरी भारत रूसी आयोग की बैठक कहां पर आयोजित की गई? The correct answer here is B option, मॉस्को। ठीक है, मॉस्को ने होस्ट किया सेकेंड मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन इमरजेंसी मैनेजमेंट। कब किया था, 28 अगस्त को। इंडियन डेलीगेशन को यहाँ पे लीड किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर होम अफेयर्स। और रशियन डेलीगेशन को लीड किया था मिनिस्टर कुरेनकोव अलेक्जेंडर ने, जो कि इनके यहाँ पे मिनिस्टर फॉर सिविल डिफेंस हैं और साथ ही इमरजेंसीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के भी मिनिस्टर हैं। तो दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे एग्री किया है कि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना कंटिन्यू करेंगे और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के टर्म्स में एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये इसके अलावा कॉपरेट करेंगे इमरजेंसी मैनेजमेंट में ड्यूरिंग 2025 टू 2026। और ऐसी पहली मीटिंग कंडक्ट हुई थी नई दिल्ली में, कब हुई थी, 2016 में। ठीक है, तो ये सेकेंड इंडो रशियन कमीशन मीटिंग ऑन इमरजेंसी मैनेजमेंट थी, जो कि हाल ही में कंडक्ट हुई है, बी ऑप्शन, मॉस्को में। कौन सी यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पॉन्सेज टू ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज? इट इज द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। ओके, और CERT का फुल फॉर्म क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? सो इट स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वन द 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप? 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, कार्तिक वेंकटरमन ने। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर हैं आंध्र प्रदेश से और इन्होंने जीत लिया है 61st एडिशन का नेशनल चेस चैंपियनशिप इन गुड़गांव। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था हरियाणा चेस एसोसिएशन ने एट RPS इंटरनेशनल स्कूल और यहाँ पे कार्तिक ने ट्रॉफी को रिसीव किया। साथ ही इनको कैश प्राइज दिया गया है 6 लाख रुपए का। और सूर्या गांगुली जिन्होंने इस टूर्नामेंट को लीड किया था, इनकी पोजीशन इसमें सेकंड थी। इनको 5 लाख रुपए दिए गए हैं एज प्राइज। और इसके अलावा IM नीलश साहा, इन्होंने 9 पॉइंट्स यहाँ पे सिक्योर किए थे और इनकी पोजीशन थर्ड थी ड्यू टू लोअर टाई ब्रेक्स और इसी के साथ इन्होंने 4 लाख रुपए जीते हैं। ठीक है, तो 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप सबसे पहले कहाँ पे हुई है, तो ये गुड़गांव में कंडक्ट हुई है और इसके लिए विनर कौन थे, आंसर इज कार्तिक वेंकटरमन। ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर्स की बात करें तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की इंटरनेशनल मास्टर का जो टाइटल है उसको अवार्ड किया था, दिस इज द FIDE। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल मास्टर के टाइटल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, 2400 पॉइंट्स स्कोर करने होते हैं। और हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम एन इंटरनेशनल मास्टर इन चेस, दिस इज द नोडा गैप्रिंडाशिवली और ये जॉर्जिया कंट्री को बिलोंग करती हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे एनुअली? प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, 29 अगस्त। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल हम 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए? टू ऑनर द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस। इस दिन क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद की। ठीक है, और ये एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की सक्सेस में इन हॉकी फील्ड। नेशनल स्पोर्ट्स डे का पर्पस क्या होता है? इस दिन हम लोगों को इंकरेज करते हैं
टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स, और एक साथ ही हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाता है। ये दिन रिमाइंडर है कि किस तरह से स्पोर्ट्स दूसरों की जिंदगियों को एनरिच करता है और कम्युनिटी बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है। तो डिफरेंट स्पोर्ट इवेंट्स एंड सेरेमनीज कंडक्ट होती हैं नेशन वाइड लेवल पे, जहाँ पे एथलीट्स को ऑनर किया जाता है, साथ ही उनके अचीवमेंट्स को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 29 अगस्त। फिर इसके अलावा कुछ और हम क्वेश्चंस अगर देखें नेशनल स्पोर्ट्स डे के रिगार्डिंग, तो कौन सी और कंट्री है अदर देन इंडिया जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे अपने यहाँ सेलिब्रेट करती है? सो दिस इज द कंट्री जापान। ओके, प्राइमरी पर्पस क्या होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे का? एक फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना। कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने कि डिफरेंट स्पोर्ट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया ऑन दिस डे एट द कालिंगा स्टेडियम? दिस इज द स्टेट ओडिशा, राइट। हॉकी की बात करें तो व्हेन वाज द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फाउंडेड? तो फिच फाउंड किया गया था 1924 में। कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं मेंस फील्ड हॉकी में? सो दिस इज द कंट्री इंडिया। और इसके अलावा कौन सा एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो मेजर ध्यानचंद को दिया गया था 1956 में? सो दिस इज द पद्म भूषण। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? हाल ही में खबरों में रहा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में अपना 54th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है नई दिल्ली में, और इसको स्टैब्लिश किया गया 1970 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसी के साथ इस बॉडी ने रिप्लेस किया है पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल को। इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। पर्पस क्या है? पुलिस नीड्स को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च कंडक्ट करना और कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करना फॉर डिफरेंट चैलेंजेस। और इसी के साथ ये प्रमोट करते हैं यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन द पुलिस वर्क। और ये जो ब्यूरो है ये बेसिकली ट्रेनिंग क्वालिटी को ओवरसी करती है, साथ ही मॉडर्नाइजेशन को देखती है स्टेट पुलिस फोर्सेस की एंड एडमिनिस्ट्रेशन को करेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस क्या हुआ? स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना फॉर पुलिस इक्विपमेंट एंड कोऑर्डिनेट करना नेशनल पुलिस मिशन को। इसमें टोटल 5 सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आजकल चर्चे में है, ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था? 1970 में। आपसे अगर पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये फंक्शन करती है, तो जस्ट हमने बात की, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हेडक्वार्टर्स इसका लोकेटेड है नई दिल्ली में। ठीक है, फिर कौन सी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्नोलॉजी के यूज को प्रमोट करती है इन द क्राइम प्रिवेंशन? दिस इज द इंटरपोल। ओके, और कौन सी एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज किया जाता है टू रिकंस्ट्रक्ट द क्राइम सीन्स इन 3D? दिस इज द लेजर स्कैनिंग। ये सब न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं। और नेशनल पुलिस मिशन की बात करें तो इसको इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? 2005 में। कौन ओवरसी करता है नेशनल पुलिस मिशन को इंडिया के अंदर? तो ये है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इस बॉडी ने, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने किसको रिप्लेस किया था? तो पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल को। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shannon Gabriel, who recently announced his retirement from international cricket, belongs to which country? Shannon Gabriel, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज को। ये एक वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2012 में, और इन्होंने टोटल 59 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से 25 वनडे इंटरनेशनल्स हैं, 2 T20 इंटरनेशनल्स हैं, और टोटल इन्होंने 202 विकेट लिए हैं। ओके, तो इनका जो सक्सेस रेट है वो टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा है, और बाद में जाके ये रेगुलर हो गए थे इन द वेस्ट इंडीज टीम बाय द एंड ऑफ 2017। गैब्रियल को बैन किया गया था 4 ODIs में बिकॉज ऑफ होमोफोबिक रिमार्क अगेंस्ट जो रूट। ठीक है, और इनका जो लास्ट अपीयरेंस था फॉर वेस्ट इंडीज वो एक टेस्ट मैच में था जो कि इंडिया के अगेंस्ट हुआ था जुलाई 2023 में। इसके अलावा इन्होंने ट्रिनिडाद एंड टोबैको के लिए भी खेला है इन डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे शैनॉन गैब्रियल ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स अगर हम देखें तो कौन से साल में इन्होंने अपना पहला डेब्यू खेला था वेस्ट इंडीज के लिए इंटरनेशनल लेवल पे? सो दिस वाज द ईयर 2012। ठीक है, और इन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच किसके अगेंस्ट खेला है? तो दिस इज द कंट्री इंडिया। ठीक है, फिर इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेले हैं? सो दिस इज द कंट्री इंग्लैंड। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which state assembly passed a bill
टू रेज द मिनिमम मैरिज एज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक पारित कर दिया है? दिस इज द स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसमें कि इन्होंने मिनिमम मैरिज एज को इंक्रीज कर दिया है वुमेन के लिए। पहले की उम्र 18 साल थी और अब इसको बढ़ा के 21 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2024 को वॉइस वोट के द्वारा अप्रूव किया गया। इस बिल के थ्रू अमेंड किया गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को, जो कि एक सेंट्रल लॉ था। हेल्थ मिनिस्टर धानीराम शांडिल ने स्टेट किया है कि मैरिज एज को रेज करने से इनको जो वुमेन होती हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही जो अर्ली मैरिजेस होते थे उनकी वजह से वुमेन की एजुकेशन कहीं ना कहीं हिंडर होती थी, उनका कैरियर प्रोग्रेस रुक जाता था और हेल्थ वगैरह पे उनके इफेक्ट पड़ता था। तो इस बिल का ओवरऑल पर्पस क्या है? वुमेन की फिजिकल डेवलपमेंट को इंप्रूव करना और अर्ली मदरहुड को प्रिवेंट करना। ठीक है, तो अर्ली मैरिजेस बेसिकली लिमिट कर देती हैं वुमेन के सक्सेस को और उनके ओवरऑल वेलबींग के ऊपर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट ने मिनिमम मैरिज एज को वुमेन के लिए 18 से बढ़ा के 21 साल कर दिया है। चाइल्ड मैरिज की बात करें अगर, तो कौन से साल में सेंट्रल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पास हुआ था इंडिया के अंदर? 2006 में। ठीक है, कौन सी कंट्री है जहां पे हाईएस्ट रेट है चाइल्ड मैरिज का? सो दिस इज द अफ्रीकन कंट्री नाइजर। ओके, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लॉन्च किया था एंड चाइल्ड मैरिज कैंपेन को? सो दिस इज द यूनिसेफ। फाइन। हिमाचल प्रदेश की बात करें अगर, तो इसकी कैपिटल सिटी है शिमला। कौन सी एक रिवर है जो ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी इरिगेशनल कैपेबिलिटीज के लिए? सो दिस इज द ब्यास रिवर। और कौन सी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? दिस इज द कुल्लू शॉल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। SIG 716 राइफल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? हाल ही में खबरों में रही SIG 716 राइफल किस देश द्वारा निर्मित है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, US। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्चुअली ऑर्डर किए हैं 73,000 SIG 716 राइफल्स फ्रॉम US कंपनी जिसका नाम है सिग सॉर और इसको डिलीवर किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025। ठीक है, तो ये एक अमेरिकन मेड ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। इंडियन आर्मी इन राइफल्स को यूज करती है एक्सटेंसिवली, स्पेशली हमारे माउंटेनियस और बॉर्डर एरियाज में। तो 34 इंचेस की ये एक राइफल है और इसका वेट लगभग 4 किलो के बराबर होता है। इसमें हाई रिकॉइल होती है, साथ ही इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप 600 मीटर्स तक के टारगेट को हिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मॉड्यूलर डिजाइन है, वो अलाउ करती है इजी कस्टमाइजेशन विद एक्सेसरीज। फाइन। तो SIG 716 राइफल को मैन्युफैक्चर करती है US। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐसी 73,000 राइफल्स को ऑर्डर दिया है और इनको डिलीवर करना है US को बाय द एंड ऑफ 2025। ओके, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस राइफल के रिगार्डिंग? सबसे पहले इसका साइक्लिक रेट आपसे पूछा जा सकता है। साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितना है इस राइफल में? 700 to 900 राउंड्स पर मिनट। कौन सा गैस सिस्टम यूज होता है इस तरह की राइफल में इसकी रिलायबिलिटी को इनहेंस करने के लिए? सो दिस इज द शॉर्ट स्ट्रोक गैस पिस्टन सिस्टम। और इफेक्टिव रेंज क्या है इन राइफल्स की? सो दिस इज द 800 मीटर्स। ओके, फिर कुछ और क्वेश्चन अगर हम देखें तो इंडियन आर्मी ऑफिशियली कब फॉर्म हुआ था? डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 1949 काफी है याद रखने के लिए। फिर फादर ऑफ इंडियन आर्मी हम किनको कहते हैं? दिस इज फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ओके, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये क्योंकि फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के और ये वन ऑफ द ओनली 2 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 5 स्टार रैंक को होल्ड किया था फील्ड मार्शल की। ठीक है, और मोटो क्या है इंडियन आर्मी का? दिस इज सर्विस बिफोर सेल्फ। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। How much financial assistance has been sanctioned by the Union Cabinet for the development of hydroelectric projects in the northeastern region? पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी वित्तीय सहायता मंजूर करी है? दिस इज द अमाउंट ऑफ 4,136 crore रुपीज। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने इतना अमाउंट अप्रूव किया है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हेल्प करने के लिए ताकि वो डेवलप कर सकें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इक्वल टू 15,000 मेगावाट अगले 8 सालों में। ठीक है, ये फंडिंग कवर करेगी अप टू 24% इक्विटी को इन द ज्वाइंट वेंचर्स और ये स्कीम रन करेगी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25 टू फाइनेंशियल ईयर 32 अंडर द बजट ऑफ पावर मिनिस्ट्री। तो ये स्कीम सपोर्ट करती है इक्विटी पार्टिसिपेशन को बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इन द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थ्रू ज्वाइंट वेंचर्स विद सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 4,136 crore रुपीज अप्रूव किए हैं या सैंक्शन किए हैं ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है,
हाइड्रो पावर के मामले में एक क्वेश्चन हम बार बार देखते हैं कि कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो पावर की. दिस इज द कंट्री चाइना. ओके, और इसके अलावा इंडिया के अंदर पावर मिनिस्ट्री कब स्टैब्लिश हुई थी? 1992 में. कौन सा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसका पर्पज है 24/7 पावर सप्लाई प्रोवाइड करना सभी हाउस होल्ड्स को इंडिया के अंदर? दिस इज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना. फाइन. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का जिसको आप लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जानते हैं? दिस इज द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. कौन सी रिवर है जो लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर. और कौन सी स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी की नॉर्थ ईस्ट में? दिस इज द स्टेट ऑफ असम. ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कर लिए. आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन वाले पैटर्न की तरफ जिसमें डेली हम 3 स्लाइड्स कवर करते हैं, 3 टॉपिक्स बेसिकली रिवाइज करते हैं. आज हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स, उसके बाद हम देखेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स और थर्ड पे हम बात करेंगे कुछ बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स की. तो सबसे पहली स्लाइड हमारी रिवीजन में रहेगी नेशनल करंट अफेयर्स की. ठीक है, यहाँ पे सारे मिक्स क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं शफल्ड फॉर्मेट में और आप देख सकते हैं कि इसमें 6 से 8 महीने के पीछे के करंट अफेयर्स लिए गए हैं. पहला क्वेश्चन है संकलन एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? संकलन एप्लीकेशन रिलेटेड है कुछ नए क्रिमिनल लॉज के साथ. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी अगर आपको याद हो. और इस प्रोग्राम का पर्पस क्या था? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हेल्प करना ताकि वो लिटरेसी को प्रमोट कर सकें अमंग द नॉन इलिटरेट्स जो कि 15 या 15 ईयर से अबव हैं. ठीक है. Who has been nominated by the president as the new executive chairperson of NALSA recently? NALSA के नए executive chairperson बन गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना. और अगर आपसे पूछा जाए इन केस की नालसा का फुल फॉर्म क्या है तो आप क्या बताएंगे? नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. ठीक है. Recently, which state government has launched the आयुष्मान जीवन रक्षा योजना to encourage quick help for the road accident victims? ये इनिशिएटिव लिया है राजस्थान ने. इसके अंडर में 10,000 रुपए तक की अमाउंट दी जाएगी ऐसे सभी लोगों को जो कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं. ठीक है. सेलर टनल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टनल लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में. वेयर वॉज द बायोमास बेस्ड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनॉग्रेटेड इन यूपी रिसेंटली? ये प्लांट हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है बुदाऊं यूपी में. Recently, India has initiated Project Ishan, means Indian Single Sky Harmonized Air Traffic Management in which Indian city? Project Ishan inaugurate हुआ है नागपुर महाराष्ट्र में. ठीक है. सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द नमस्ते पोर्टल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? नमस्ते पोर्टल रिलेटेड है ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ. आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये इनिशिएटिव है जम्मू एंड कश्मीर का. निकुस्ट 2.0 द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज रिलेटेड टू विच डिजीज? निकुस्ट 2.0 रिलेटेड है लेप्रेसी के साथ. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना? ये स्कीम है उत्तर प्रदेश की. उल्लास इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? ये इनिशिएटिव रिलेटेड है एजुकेशनल सेक्टर्स के साथ. विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्टार्टअप गेटवे फॉर गार्बेज फ्री सिटीज? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का. विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू प्रमोट द गर्ल एजुकेशन इन द स्टेट? तो गर्ल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए स्टेट के अंदर इस योजना को लॉन्च किया है असम ने. ठीक है. थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कुछ बैंकिंग के करंट अफेयर्स. भाषा नेट पोर्टल इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया निक्सी ने, मीन्स नेशनल इंटरेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड जापानीज येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स? इसको लॉन्च किया है आरईसी लिमिटेड ने. हाउ मच फंडिंग हैज बीन एलोकेटेड फॉर द इंडिया एआई मिशन फॉर 2024 to 25 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी? ये फंडिंग है 551 करोड़ रुपीज की. बीमा विस्तार इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये लॉन्च किया है IRDAI ने. फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने. Recently, which company became the first in the world to get ISO certification for its AI management system? This is Infosys. Recently, which one of the following banks signed a pact for UPI and PI linkage? ये बैंक है Reserve Bank of India and Nepal Rashtra Bank. According to the World Steel Association, which is the only country among the world's top steel producing nations to see growth in production in April 2024. As per this association, इकलौती ऐसी कंट्री है इंडिया among the world's top steel producing nations to see growth in production in April 2024. ठीक है.
तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे रिवीजन स्लाइड के। अच्छा, जो लोग यहाँ पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि इसको हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना टाइम नहीं होता हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने का, और ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस हम अपने पीछे वाले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पज हमारा सिर्फ रिवीजन होता है, इसीलिए हम इनको वन लाइनर फॉर्मेट में देखते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे पीछे तो ये सारे क्वेश्चन हम डिटेल फॉर्मेट में भी एक बार कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। तो यहाँ पे अब मैं अपना सेशन फाइंड अप करती हूँ। एंड बिफोर कंक्लूडिंग लेट मी टेल यू कि सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप में से कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं इन द एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.